हेलो दोस्तों, नमस्कार। 1 अगस्त 2023 यानी कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुप्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है और ये पुरस्कार का नाम है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। ये पुरस्कार का शुरुआत 1983 से प्रारंभ किया गया था और ये पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए। एक ऐसा कोई कार्य करे जो राष्ट्र आगे बढ़े, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो ये पुरस्कार दिया गया है आत्मनिर्भर भारत के लिए दिया गया है। जो भारत में जो है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो स्कीम चलाया जा रहा है उसी के लिए ये कौन ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है, इस ट्रस्ट का नाम जान लीजिए। इस ट्रस्ट का नाम है तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। और इस पुरस्कार को प्रदान कौन किए हैं, ये जो है पंकज खटकर है। इसका नाम क्या है, पंकज खटकर नाम है, ठीक है, ये नाम याद रखेगा। पंकज जी हैं, पंकज खटकर के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। तो आज हम लोग यही बात करेंगे कि ये पुरस्कार 1983 से प्रारंभ किया गया, किसको किसको दिया गया। फिर बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानेंगे कि बाल गंगाधर तिलक का इतना बड़ा पर्सनालिटी, इस पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे कि हमारे जब 1856 से लेके 1920 तक इसका बहुत भूमिका रहा है राष्ट्रीय आंदोलन में। यहाँ तक गरम दल के नेता थे और राष्ट्रीयता भावना को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र जैसे इलाके में बहुत ज्यादा योगदान रहा है। नरम दल गरम दल में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो आज इससे ये सारा चीज पर बात करना चाह रहे हैं। तो हम लोग का पहले ये देख लेते हैं कि ये जो है ये जो तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है इसके बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी है कि ये पुरस्कार दिया गया तो इसमें कितना राशि है। तो ये पुरस्कार देखिए, ये पुरस्कार कौन सा ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है, तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले आपको कोई कहेगा कि ये पुरस्कार जो जिस ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है कौन ट्रस्ट हो जाएगा, तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। और कब से दिया जाता है, 1983 से दिया जाता है, ठीक है। अब तक ये जो पुरस्कार दिया गया है, मोदी जी को कईवां पुरस्कार दिया गया है, 41वां पुरस्कार दिया गया है। इसमें राशि कितना है, कोई कहेगा कि आप राशि कितना है, तो राशि क्या कहिएगा, 1 लाख रुपया दिया जाता है। कितना रुपया, 1 लाख रुपया दिया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बात जान लीजिए कि 1983 से दिया जाता है। तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा ये दिया जाता है और किसने दिया, पंकज खटकर द्वारा प्रदान किया गया है। 41वां पुरस्कार है, 1 लाख रुपया राशि दिया गया है। कहाँ दिया गया है, पुणे में दिया गया है, ठीक है। और पुणे में जो है देखिए, पुणे में अभी प्रधानमंत्री मोदी गए थे और वहां पे जो है मेट्रो का जो दूसरा चरण का है उसका उद्घाटन भी किए। और वेस्ट टू एनर्जी का यहाँ पे पुणे में, वहां पे एक पिंपरी जगह है, तो वहां पे वेस्ट टू एनर्जी का एक संयंत्र का भी उद्घाटन किया गया है। ये सारा चीज इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। अब आते हैं हम लोग आगे बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानने के प्रयास करेंगे। अब आगे देखिए आगे क्या है। तो अब हम लोग कहाँ पे आते हैं, 1983 ये आप बता दिए हैं। ये 41वां सम्मान दे दिया गया, 41वां सम्मान पुरस्कार सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पुणे में किया गया सम्मानित, किसने, पंकज खटकर के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो अब देखिए पंकज खटकर ने जो है इस सम्मान को पा करके प्रधानमंत्री मोदी जी अपने भाषण में, आप लोग समाचार सुनते, न्यूज सुनते होइएगा तो सुने होइएगा, अब न्यूज में कहा है कि हम बहुत अपने गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, यानी इसको बहुत, इसमें बहुत संतुष्टि मिला इस पुरस्कार को पा करके। क्यों, जो बाल गंगाधर तिलक थे वो राष्ट्रवाद के बहुत ज्यादा समर्थक थे। राष्ट्रवाद को महाराष्ट्र एरिया में यानी डक्कर एरिया में राष्ट्रवाद को बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किए हैं। कौन, बाल गंगाधर तिलक। और उसके बहुत ये जो है उसको अपना आदर्श भी मानते हैं कहीं ना कहीं। कल अपने न्यूज में जो अपने जो भाषण था उस भाषण में बाल गंगाधर तिलक का जिक्र किया और बोले कि ये जो हमको जो राशि दिया गया है 1 लाख रुपया का राशि, इस राशि को ये कहाँ पे देने वाले हैं, नमामि गंगे 2014 में 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था। इसी योजना में उस राशि को देने का ऐलान भी किया है कि जो हमको राशि दिया गया है इस ट्रस्ट द्वारा, इस ट्रस्ट का नाम क्या बोले थे आपको, तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और राशि भी दिया जाता है। राशि का कितना बोले थे, 1 लाख रुपया। तो ये उसके बहुत बड़े समर्थक भी रहे हैं और राष्ट्रवाद के परोपकार भी रहे हैं। तो उसी के बारे में कल अपने भाषण में बता रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी। तो अब हम लोग क्या, अब हम लोग जानने का कोशिश करेंगे बाल गंगाधर तिलक के बारे में कि बाल गंगाधर तिलक का जो है शुरुआत कहां से होता है, बाल गंगाधर तिलक कौन थे। देखिए इसको जानना इसी वजह से जरूरी है, अगर आप आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं और बाल गंगाधर तिलक को अगर नहीं जान रहे हैं तो आप समझ लीजिए एक बहुत बड़ा मतलब आप बहुत बड़े भूमिका को पीछे छोड़ रहे हैं। तो आपको इसको जानना बहुत जरूरी है। 1856 में 23 जुलाई 1856 में ये रत्नागिरी में क्या इसका जन्म हुआ, रत्नागिरी में, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसकी मृत्यु जो है 1 अगस्त 1920 को होता है। और इसी 1 अगस्त 1920 को इसके पुण्यतिथि पर यह पुरस्कार दिया जाता है, जो पुरस्कार के बारे में अभी आपको हम बोले हैं, तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है इसके पुण्यतिथि पे 1 अगस्त 1920 से दिया जाता है। तो ये 23 जुलाई 1856 में पैदा हुए रत्नागिरी में, महाराष्ट्र में। तो इसका जो भूमिका है, क्या रहा है, बाल गंगाधर तिलक का क्या योगदान रहा है समाज में, क्रांतिकारी में,
तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए ये बाल गंगाधर तिलक का जो है, बाल गंगाधर तिलक कब जन्म हुए। तो बाल गंगाधर तिलक का जो है जन्म जो है कब बोले थे आपको, 23 जुलाई कब, 1856 को, 1856 को इसका जन्म हुआ। कहाँ पे, रत्नागिरी में। एकदम आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से पढ़ाएंगे, आराम आराम से समझने का कोशिश कीजिएगा। रत्नागिरी महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है ना, महाराष्ट्र में पड़ता है। कब, 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ। इसका पिता का नाम था गंगाधर राव, ठीक है, क्या था, गंगाधर राव, और माता का नाम था पार्वती, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, पार्वती, माता का नाम पार्वती था, याद रखिएगा। 23 जुलाई 1856 को पैदा हुए थे रत्नागिरी महाराष्ट्र में। माता का नाम पार्वती, पिता का नाम गंगाधर राव। महाराष्ट्र में जो है ब्राह्मण कुल के, मतलब ब्राह्मण महाराष्ट्री थे, ब्राह्मण थे, इसी कुल में पैदा हुए थे। अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे देखिए। चलिए सबसे पहले आप देखिए, आपको बता देते हैं कि ये वकील थे, पेशे से क्या थे, वकील थे, और बहुत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिए आगे में चल करके। तो प्रारंभ से ही शिक्षा को लेकर के बहुत जागरूक थे। तो ये सोच रहे थे कि अगर समाज में हमको सुधार लाना है, समाज में हमको राष्ट्रीयता बढ़ाना है, लोग को सुधारना है, लोग में परिवर्तन लाना है, तो शिक्षा बहुत जरूरी है। तो उस समय में अंग्रेज द्वारा जो शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा था, इंग्लिश शिक्षा था, ठीक है, इंग्लिश शिक्षा। तो इंग्लिश शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1880 में सबसे पहले ये जो है, ये आपका न्यू इंग्लिश स्कूल का स्थापना किया, ठीक है, किसका, न्यू इंग्लिश स्कूल का स्थापना किया, न्यू इंग्लिश स्कूल का स्थापना किया 1880 में। ये याद रखिएगा, 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल का स्थापना क्यों किया था, अंग्रेज के तर्ज पर। और ये जानते थे अगर हमको समाज में अगर क्रांति लाना है, समाज को अगर आगे बढ़ाना है, तो बिना इंग्लिश के कुछ नहीं हो सकता है। तो पहला शिक्षा के स्तर पर जो पहला इसका काम था, बाल गंगाधर तिलक का न्यू स्कूल का स्थापना किया 1880 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्या होता है, 1881 में आइए देखिए, आपको हम पिक्चर के माध्यम से इस वजह से बता रहे हैं कि आपको जो दिखा हुआ जो पिक्चर होता है, यानी जो चित्र होता है, जो आंख से देखने के बाद भूला आदमी कम जाता है, भूलता कम है। इसी वजह से बहुत मेहनत करके ये सारा चीज किया जाता है आप लोग के लिए। इसी वजह से ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे न्यू इंग्लिश स्कूल लिखा हुआ है, कहिएगा कि न्यू इंग्लिश स्कूल का स्थापना सबसे पहले किसने किया था, तो क्या कहिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने 1880 में किया था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये न्यू इंग्लिश स्कूल का स्थापना हो गया। अब देखिए इसका दूसरा काम बाल गंगाधर तिलक का क्या था। बाल गंगाधर तिलक 1881 ईस्वी में अपने गुरु, उसके गुरु थे, ठीक है, विष्णु। देखिए उसको गुरु को पहले आपको हम दिखा देते हैं, उसके गुरु थे ये देख रहे हैं ना, इसको विष्णु कृष्ण शास्त्री चापलूनकर। इसके सहायता से 1881 में कब करते हैं, 1881 में इसकी सहायता से 1881 में एक प्रेस को खरीद लिए। वो जानते थे अगर हमको समाज में क्रांति लाना है, राष्ट्रवाद बढ़ाना है, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लोग को जागरूक करना पड़ेगा, लोग तक संदेश देना पड़ेगा। और लोग में संदेश भेजने के लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या होता है आपका, सूचना पत्रकारिता, यानी समाचार के माध्यम से, पत्रकारिता के ही माध्यम से लोग तक, एक दूसरे तक बात पहुंचाया जा सकता है। तो चापलूनकर के माध्यम से उसके जो गुरु थे, उसके 1881 में उसके सहायता से एक प्रेस खरीदे, और उस प्रेस से दो तरह का पत्रिका, एक उसका था मराठा, ठीक है, मराठा जो था इंग्लिश था, एकदम आराम से समझिएगा, एक था मराठा, ठीक है, एक क्या था, मराठा था जो साप्ताहिक था, ये क्या था, साप्ताहिक था, ठीक है ना, ये सब याद रखिएगा, इसी वजह से पूछ देता है। ये साप्ताहिक था और इंग्लिश में था, किस में था, इंग्लिश में था। देखिए इंग्लिश में क्यों था बता रहे हैं, ये साप्ताहिक था और ये दूर दूर तक जाता था, ऐसा ये दूर दूर तक जाता था। और ये जो केसरी था ना, ये महाराष्ट्र में यानी पुणे ही एरिया में रहता था। ये जो है केसरी पुणे में ही रहता था, ये पुणे एरिया में ही रहता था। और ये आपका किस भाषा में था, ये मराठी में था। तो कौन भाषा में आता था, मराठी में। अगर आपको कोई कहेगा कि पहले केसरी निकला या पहले मराठा निकला, तो क्या कहिएगा, पहले जो है देखिए पहले निकला था मराठा, 2-3 दिन का अंतर है। अगर आपको कोई पूछ दे, ऐसा पूछ देता है कभी कि पहले जो कौन पत्रिका निकला था, तो पहले मराठा निकला था और ये इंग्लिश भाषा में था और ये साप्ताहिक था और ये महाराष्ट्र से बाहर भी जाता था। इसी वजह से इसमें ज्यादा अंग्रेज का काला चिट्ठा नहीं खोला जाता था, काला चिट्ठा सबसे अधिक केसरी में खुलता था। और इसी केसरी के वजह से यहीं पे लेख लिखा जाता था। इसी केसरी के वजह से बाल गंगाधर तिलक को पहली बार जो है राजदरों पर केस होता है कि वो जो शिवाजी का उत्कार नामक लेख लिखता था। और ये जो है अंत में 1997 की बात है, 1897 में पहली बार जो है इस पर केस होता है। तो चलिए आगे हम बताएंगे, बट ये जान लीजिए कि ये केसरी को 1881 ईस्वी में ये केसरी प्रारंभ किया गया था। और ये किस भाषा में था, मराठी भाषा में था। और मराठा किस भाषा में था, तो इंग्लिश भाषा में था। और ये साप्ताहिक था और ये दूर दूर तक जाता था। और
केसरी महाराष्ट्र में ही रहता था क्योंकि लोकल था, और ये डेली समाचार था, डेली आता था ये। और ये कौन भाषा में आपका हो जाएगा, तो आप क्या कहिएगा, मराठी भाषा में था। अंग्रेज का काला चिट्ठा कहेगा कि सबसे ज्यादा किस में खुलता था, तो क्या कहिएगा, केसरी में खुलता था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ गए। देखिए ये समझना इस वजह से जरूर हम बता दे रहे हैं, इसका काल क्रम से चलिएगा। आपको छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है कि केसरी पहले प्रारंभ हुआ कि पहले मराठा प्रारंभ हुआ, तो आपको बता इस वजह से रहे जो आपके लिए फायदा हो कि आपका यहां से कोई भी क्वेश्चन अगर बाल गंगाधर तिलक से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, कोई भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में, एवरीथिंग, कोई भी एग्जाम में हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे में चलते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक का आपको क्या बोले थे, दो गुरु थे, जिस गुरु के सहायता से उसने प्रेस खरीदा था, उस गुरु का नाम क्या था, उसका कृष्ण शास्त्री, यानी विष्णु हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा, विष्णु कृष्ण शास्त्री थे। ठीक है, विष्णु कृष्ण शास्त्री चापलून करते, और उसका राजनीतिक गुरु स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, आप लोग जानते ही हैं, ये 1863 में पैदा हुए थे, इसके बारे में जान लीजिएगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के बारे में ये 1893 में जो है धर्म सभा में भी गए थे, तो थोड़ा देख लीजिएगा, कभी इसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे स्वामी विवेकानंद को, इसी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन हम बनाएंगे इसके बारे में वीडियो। ठीक है, फाइनली अभी आज हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं अपना बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में। चलिए अब आगे चलता है, 1981 तक ये हो गया। अब आइए देखिए 1884 में दक्कन एजुकेशन का स्थापना होता है। कब, दक्कन एजुकेशन का नाम सुने होइएगा। ठीक है, दक्कन आप लोग पढ़े हैं ना, महाराष्ट्र का जो है ये साइड वाला एरिया में दक्कन ट्रेप है। ठीक है, क्रेटेसस काल में जो है दक्कन ट्रेप का वो हुआ था, उद्गार हुआ था, है ना, दरारी उद्भेदन हुआ, पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में। तो वही दक्कन एजुकेशन का स्थापना किया था, किसके लिए, शिक्षा के लिए। तो न्यू इंग्लिश, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि अगर हमको समाज को आगे बढ़ाना है, समाज में अगर हमको राष्ट्रवादी भावना बढ़ाना है, अगर लोग को अपने देश के बारे में समझाना है, तो सबसे पहले शिक्षा है। और शिक्षा किस माध्यम का हो, ऐसा हो जो आसानी से, जो अंग्रेज लोग जो अपना शिक्षा को बढ़ा रहे थे, इंग्लिश शिक्षा को, तो उसी को माध्यम बना करके उसने शिक्षा पे शुरुआती दौर में बाल गंगाधर तिलक सबसे अधिक शिक्षा पे ही जोर दिए थे। तो पहला न्यू इंग्लिश स्कूल खोल दिए 1880 में। अब देखिए 1884 में दक्कन एजुकेशन का स्थापना करते हैं। देखिए दक्कन एजुकेशन का स्थापना जो है किसके सहायता से करते हैं, तो विलियम वेडरबर्न का नाम सुने होइएगा आप लोग। 1889 का अधिवेशन जो होता था, उस अधिवेशन का अध्यक्षता भी यही किए थे, कौन, विलियम वेडरबर्न। 89 मुंबई में हुआ था, तो उसी की अध्यक्षता में कौन, विलियम वेडरबर्न, है ना, विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में। अच्छा चलिए लिख देते हैं ना, विलियम वेडरबर्न। ठीक है, विलियम वेडरबर्न के अध्यक्षता में एक मीटिंग बैठाया, और बैठाने के बाद जो है कई आदमी थे इसमें। ठीक है, अब शिक्षा के क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक बहुत सारे काम किए, न्यू स्कूल खोला, फिर दक्कन एजुकेशन का स्थापना किया। दक्कन एजुकेशन अकेले नहीं किए थे, कई आदमी साथ में मिलकर किए थे। MG रानाडे भी थे, ये आपका देखिए विष्णु शास्त्री चापलूनकर भी हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं। ठीक है, गोपाल गणेश अगरकर हैं, उसके बाद महादेव बाल, ये सारे लोग एक साथ मिलकर के ये दक्कन एजुकेशन का स्थापना किया। कब, 1884 में। ये याद रखिएगा, देखिए 1884 में दक्कन एजुकेशन का स्थापना होता है, और 1885 ईस्वी में इसी संस्था के द्वारा 2 कॉलेज का स्थापना किया जाता है। एक कॉलेज का फर्ग्यूसन कॉलेज, और एक कॉलेज आपका विलिंगडन कॉलेज। तो फर्ग्यूसन कॉलेज कहाँ पे, पूना में था। फर्ग्यूसन कॉलेज कहाँ था, ये कॉलेज जो आप देख रहे हैं ये फर्ग्यूसन कॉलेज है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना फर्ग्यूसन कॉलेज। तो ये उस टाइम महाराष्ट्र का जो राज्यपाल था फर्ग्यूसन, उसी के द्वारा इस कॉलेज को, और ये कब बना था, 1885 में। एकदम ये सब चीज याद रखेगा, 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज का स्थापना किया था, वहां के राज्यपाल द्वारा इसको उद्घाटन किया गया था, उसी के नाम पर फर्ग्यूसन कॉलेज रखा। और विलियम वेडरबर्न कॉलेज ये आपका मुंबई में, महाराष्ट्र में था। ठीक है, ये मुंबई में था। ये दोनों कॉलेज का स्थापना 1885 में। और इसी कॉलेज में अब बताते हैं आपको, इसी कॉलेज में जो है अध्यापन के लिए कौन आते हैं, इसी कॉलेज में अध्यापन के लिए आपका आते हैं ये गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आपको बताते हैं हम थोड़ा सा। गोपाल कृष्ण गोखले, अभी जानते हैं ना कि हम लोग वो नरम दल के थे, तो वो पहले बाल गंगाधर तिलक से उसका सबसे पहले मुलाकात 1885 में ही होता है। और कहाँ होता है, फर्ग्यूसन कॉलेज में। फर्ग्यूसन कॉलेज में ही वो आते हैं कब, पढ़ाने के लिए। ठीक है, ये टीचर के रूप में आते हैं, पढ़ाने के लिए। कहाँ पे, फर्ग्यूसन कॉलेज में। और दोनों का वहां पे दोनों का बातचीत भी होता है, बातचीत भी होता है। और
ये आपको बता देते हैं। फिर आगे चल करके ये दोनों में मतभेद हो जाता है। 89 में दोनों साथ में, सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में मुंबई में अधिवेशन होता है, अभी बोले आपको विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में मुंबई में अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में साथ भी ली, दोनों साथ में शामिल भी हुए थे, मगर आगे चल करके दोनों में मतभेद हो जाता है। यानी एमजी रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले का विचार ज्यादा मिल जाता है और बाल गंगाधर तिलक अंततः 1890 में ये आपका दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से क्या करते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं और उस सोसाइटी को छोड़ देते हैं, उस सोसाइटी को छोड़ देते हैं। 89 में कहेगा कि बाल गंगाधर तिलक सबसे पहले कांग्रेस में कब शामिल हुआ था, क्या कहिएगा, 89 में हुआ था। और 90 में क्या किए थे, 90 में दक्कन एजुकेशन को छोड़ दिए थे। तो क्यों छोड़े थे? गोपाल कृष्ण गोखले जब 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ाने के लिए आए थे और एमजी रानाडे भी इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे, तो एमजी रानाडे का और गोपाल कृष्ण गोखले का जो विचार होता है ना, विचार आदमी का, हर आदमी का अपना अपना विचार होता है, तो उन लोग दोनों का विचार थोड़ा सा ज्यादा मिल गया। इसी वजह से ये जो है अंततः 1890 में क्या करते हैं, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से त्याग देते थे, छोड़ देते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 1890 तक का बात हो गया है, ठीक है। चलिए आप 1891 में क्या होता है, देखिए इस आदमी को देख रहे हैं आप लोग, इस आदमी को देखिए। 1891 में एक अधिनियम आता है अंग्रेज द्वारा, एक उस अधिनियम को क्या कहते थे, उसको कहते थे सम्मति आयु अधिनियम। ये जो है ना, आप देख रहे हैं, ये मलबड़ी जी हैं, ठीक है, वीएम मलबड़ी जी हैं, देखिए आपका बहराम जी मलबड़ी हैं। इसकी अध्यक्षता में एक अधिनियम आया था अंग्रेज द्वारा, जिसमें क्या कहा गया, लड़कियों का आयु 10 साल से बढ़ा करके कितना कर दिया जाएगा, 12 वर्ष कर दिया जाएगा। और इस अधिनियम का जो है बाल गंगाधर तिलक क्या कर दिए, विरोध कर दिए। विरोध इस वजह से किए, बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि समाज में जो भी धार्मिक काम है या सामाजिक जो भी चीज है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि हम 12 साल में विरोध कर रहे हैं, हम 12 वर्ष का विरोध नहीं कर रहे हैं कि 12 वर्ष कर दिया इसका विरोध है। बाल गंगाधर तिलक का मानना था जो हमारा धार्मिक काम है या फिर हमारा जो सामाजिक चीज है, उसमें अंग्रेज का हस्तक्षेप, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसी वजह से ये आपको बहुत बार पूछता है कि आयु सम्मति अधिनियम था तो किसने विरोध किया था, तो क्या कहिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। क्यों विरोध किया था? बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि समाज का जो भी चीज हो, हम लोग खुद से उसमें क्या ले, फैसला ले, ना कि सरकार उस पर हस्तक्षेप करे, अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करे। हमारा समाज खुद ऐसा तरक्की कर ले, ऐसा शिक्षा ले ले जिससे समाज अपने बारे में सोच सके, तो उसका ये मानना था, ठीक है। तो उसका विरोध किया था ये मलबड़ी के बारे में, ठीक है। जान लीजिए 10 वर्ष से 12 वर्ष कर दिया गया था। 1891 में ये घटना हुआ था, ठीक है। चलिए 1891 के बाद आइए, अब आइए हम लोग कब आते हैं, अब हम लोग आते हैं गणपति उत्सव में, ठीक है। कौन? गणपति उत्सव। गणपति उत्सव जानते हैं, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव धूमधाम से। तो सबसे पहले गणपति उत्सव 1893 में, कब की बात है ये, 1893 में गणपति उत्सव मनाने प्रारंभ कौन किया था? 1893 में गणपति उत्सव मनाना प्रारंभ किया था किसने? यही आपका बाल गंगाधर तिलक ने। अब देखिए इस गणपति उत्सव मनाने के पीछे उद्देश्य क्या था। बाल गंगाधर तिलक अच्छा से जानते थे, अगर हमको लोगों को संगठित करना है, राष्ट्रवाद बढ़ाना है, राष्ट्रवाद बढ़ाने के लिए लोग को संगठित करना पड़ेगा। लोग को संगठित करने के लिए उन्होंने अलग अलग क्लब का स्थापना किया, अलग अलग धार्मिक जुलूस करवाया, अलग अलग उत्सव मनवाना प्रारंभ किया कि लोग को जोड़ेंगे कैसे, लोग संगठन में जुड़ेगा कैसे, लोग तक बात कैसे पहुंचेगा, समाज में क्रांति कैसे आएगी, समाज में लोग एक दूसरे से जब तक बात नहीं करेंगे। तो उसके लिए आप पढ़ते होइएगा कि लाठी क्लब का स्थापना सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने ही किए थे। वहां पे अखाड़ा भी, वो अखाड़ा, बहुत सारे अखाड़ा का भी निर्माण करवाए थे, बहुत सारे जुलूस का भी आयोजन करवाए थे। तो उसी तरह से इसने गणपति उत्सव को ये जो मनाना प्रारंभ 1893 से शुरू करते हैं। और इसके पीछे उद्देश्य क्या था? लोग को जोड़ना, लोग को धर्म, अगर धर्म के नाम को रख करके अगर राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया जाए, लोग अगर उससे जुड़े तो इसमें बुराई क्या है। तो इसी का सहारा लेकर के बाल गंगाधर तिलक एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। और आगे आपको इस चीज के बारे में 97-98 में आप देख भी पाइएगा, जब उसको सजा होता है 18 महीने का, तो उस 18 महीने के सजा में सारे लोग जो है विरोध करते हैं, सारे लोग उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं और अंग्रेज को 18 महीना से पहले उसको रिहा करना पड़ता है। तो आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में, बट इतना जानिए कि 1893 में सबसे पहले शिवाजी उत्सव प्रारंभ किसने किए थे? बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। क्यों किए थे? लोगों को एकता, एक जगह जोड़ने के लिए। लाठी क्लब का भी स्थापना उसी ने किया था। आखाड़ा, बहुत आखाड़ा संगठन कहेगा, अगर आपको पूछ लेता है इसी तरह से क्वेश्चन बना के, तो आपको बाल गंगाधर तिलक को लगाना है। वो इस वजह से लगाना है, बाल गंगाधर तिलक ये सारा क्यों करते थे? समाज में क्रांति लाने के लिए, समाज में लोग को राष्ट्रवाद बढ़ाने के लिए, लोग जागरूक होने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे सुनिए, ये हो गया आपका शिवाजी। अब देखिए गणपति उत्सव हो गया, ये हो गया आपका शिवाजी उत्सव। देखिए शिवाजी उत्सव 1895 से। शिवाजी को देखिए, शिवाजी आपको बता दें, शिवाजी महाराष्ट्र में शिवाजी को तो बारे में जानते ही हैं। शिवाजी बहुत आदर्श थे और शिवाजी का जो है अफजल खां के साथ जो है शिवाजी का हत्या हो जाता है 1659 में। आप लोग जानते हैं ना, अफजल खां थे,
बीजापुर के सेनापति थे यूसुफ आदिल शाह का जो है ये क्या सेनापति थे, तो उसी का हत्या कर देता है। और इस हत्या को जो है अपना एक लेख में, अपना केसरी में इस लेख छपवाते थे बाल गंगाधर तिलक, और उसमें शिवाजी का उद्गार नामक लेख आता था। और इसी शिवाजी के बारे में कहा जाता था कि अपना राष्ट्र के लिए, अपने एरिया के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपना देश के लिए क्या क्या करना चाहिए। उससे लोग बहुत प्रेरित थे और इस टाइप का विचार थे। समाज में एक अलग ही क्रांति आई। और वही आगे में जाकर के आपको दिखेगा कि चापेकर बंधु जो है क्या करते हैं, जो प्लेग कमीशन का जो ये किया गया था, गठन किया गया था प्लेग अधिकारियों का, कि प्लेग जो पूना में बहुत प्लेग छा गया था और उसके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था महिलाओं के साथ। और यही सब लेख का अंततः परिणाम ये होता है कि कहा जाता है कि ये बाल गंगाधर तिलक का लेख से ही प्रेरित होकर के जो है ये आपका चापेकर बंधु जो है उसका हत्या कर दिया। चलिए आगे अभी आएगा ये सीन, तो बट इतना जानिए कि आपका शिवाजी उत्सव 1895 में और गणपति उत्सव 1893 में। और ये उत्सव क्यों मनाया जाता था? लोग में राष्ट्रवाद बढ़ाने के लिए, लोग एक दूसरे को जोड़ने के लिए ये सारा उत्सव मनाने का काम सबसे पहले प्रारंभ किसने किया था? आपका बाल गंगाधर तिलक। सुनिए, ये सब चीज हम बता रहे हैं आपको इस वजह से जानने के लिए कि सब चीज नहीं जानिएगा तो एक आप इसका खाका नहीं समझ पाइएगा कि किस विचारधारा के थे। फिर आगे में जाकर के नरमपंथी गरमपंथी आपको देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से आपको शुरुआत से लेकर चलने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं रेंड और एस्ट दो आदमी थे, दो अधिकारी थे, प्लेग कमिश्नर थे। इसका क्या थे? प्लेग कमीशन। एक जो है कमेटी बनाया गया था, प्लेग कमेटी। और ये पुणे में जो है उस समय में प्लेग बहुत ज्यादा फैल गया था, ठीक है। तो उसके जांच के लिए एक कमेटी बनाया गया था, जिस कमेटी का जो है ये अध्यक्ष था आपका रेंड, और कमिश्नर आपका जो है ये कमिश्नर था आपका एमस्ट। देखिए दो आदमी था, इस आदमी का नाम जान लीजिए, रेंड और ये दो आदमी था। और इसी का जो है हत्या कर देता है अंततः चापेकर बंधु। तो यही दो आदमी का था। आपको कोई कहेगा कि ये इस कमीशन का गठन कब किया गया था, तो क्या कहिएगा? 1896 में, ठीक है। अब आगे हम आते हैं रेंड और एस्ट का हत्या किस तरह से आता है। हम आपको फोटो दिखाने का उद्देश्य है कि आप भूले नहीं घटना क्या हुआ था। चलिए आगे में बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए ये फोटो देखिए आप, ये फोटो में देख रहे हैं, यही है चापेकर बंधु, ठीक है। दामोदर है, बालकृष्ण हरि है, तो यही चापेकर बंधु द्वारा जो है 1897 को, कब? 1897 को ये जो है यहाँ पे इसका हत्या कर दिया जाता है। बहुत बार पूछता है कि 1897 को इसका हत्या कर दिया जाता है और चापेकर बंधु को 1899 में जो है आपका जेल होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, 1897 में चापेकर बंधु द्वारा रेंड और एस्ट का हत्या कर दिया गया था। वो प्लेग अधिकारी थे, महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते थे, महिलाओं को जांच के बहाने उसके साथ अभद्र टाइप का काम करते थे। और इसी चीज को जो है शिवाजी अपने पत्र जो आपको बताए थे केसरी, जो मराठी भाषा में आता था, जो लोकल एरिया में बटता था, ठीक है, जो समाचार पत्र हुआ करता था, उसी में शिवाजी का उद्गार नाम का एक लेख लिखता था। इस लेख में लिखता था और इस लेख में जो है अफजल खां के हत्या के बारे में बताया गया। और लोग अलग अलग जगह में जो सभा करते थे वहां पे भी बोले थे कि शिवाजी ने जो है अफजल खां का जो हत्या किया था तो उसको सही ठहराया कि वो गलत नहीं किया था, वो सही किया था। बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह, उसी का सेनापति अफजल खां था। अफजल खां के बारे में जानते हुए बहुत हट्टा कट्टा था और शिवाजी थोड़ा सा नाटेकत के थे, तो उसने उसको मार दिया था। उसी यही सबसे प्रेरित होकर के कहा जाता, अंग्रेज यही चीज माना कि यही लेख का प्रेरणा लेकर के आप जो है ये चापेकर बंधु प्लेग कमिश्नर और जो अधिकारी था उसको हत्या किया। और इसी के वजह से इन लोग को फांसी हुआ और बाल गंगाधर तिलक को कितने महीने का? 18 महीने का जेल होता है। पहली बार 18 महीने का जेल, कब 18 महीने का जेल होता है? कब? 1897 में। ये याद रखिएगा, 18 महीने का जेल होता है। और जब इसको जेल हुआ था बाल गंगाधर तिलक को, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग विरोध किए। आपको बताते थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसा आदमी, मैक्स मुलर जैसा आदमी इसका जो है समर्थन में आए कि नहीं, ऐसा नहीं, इसको ये नहीं कैद नहीं करना चाहिए। वहां के जितने भी लोग थे सारे लोग इसके समर्थन में आ गए। समर्थन में आने के बाद यहीं से बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक का उपाधि दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए अभी आप आगे में भी आपका सीन आएगा, देख लीजिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं बाल गंगाधर तिलक को जो है 18 महीने का जेल होता है। ये आप देख रहे हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, ये आपका मैक्स मुलर है और ये जेल हुआ था इसको, ठीक है। तो ये लोग सारे समर्थन में आ गए थे। तो अंग्रेज इन सब दबाव पे आकर के इसको 18 महीना से पहले ही क्या कर दिए? रिहा कर दिए थे। 18 महीना से पहले क्या कर दिए थे? रिहा कर दिए थे, क्योंकि इतना ज्यादा दबाव था। जब रिहा होकर के बाल गंगाधर तिलक जेल से निकले तो इसको जो है इन लोग जो है इस मतलब लोकमान्य के उपाधि से क्या कर दिए?
उपाधि दे दी है लोकमान्य। तब से बाल गंगाधर तिलक क्या कहला है? लोकमान्य कहला है। और लोग में एक अलग विचारधारा उत्पन्न कर दी है बाल गंगाधर तिलक। और लोग में राष्ट्रवादी एक विचारधारा आया, राष्ट्रीयता फैल गया, पूरा महाराष्ट्र में एक अलग ही लहर चला। और धीरे धीरे इसी विचारधारा का आपको परिणाम देखने मिलेगा जब कांग्रेस में जो है, कांग्रेस में गरम दल और नरम दल का फुट हो जाता है। कांग्रेस का जो विचारधारा था, कांग्रेस क्या था? अनुनय विनय का अपना विचारधारा अपनाता था कि अंग्रेज जो भी है सरकार है उसके पास क्या करेंगे? अपना अनुनय करेंगे, विनय करेंगे, है ना, उसके पास जाकर के जो है अपना क्षमा याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो हमको क्या सुधार होगा। बट बाल गंगाधर तिलक जैसा एक गुट पैदा हुआ और इस गुट का मानना था कि नहीं, हमको क्षमा याचना नहीं करना है, अनुनय विनय नहीं करना है, हमको क्या करना है? हमारा हक है, हमको छीन के लेना है। और आप आगे चल करके आपको देखिएगा बंगाल विभाजन के समय में 1905 में आप देख रहे हैं बढ़िया से कि कांग्रेस में जो है आपका बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को इतना ज्यादा परजोर ये विचारधारा यानी ये गरम दल विचारधारा के लोग इतना ज्यादा इसको आगे लेके जाते हैं और कांग्रेस आगे में जाके फुट होता है। कल भी एक वीडियो बनाए थे इसके बारे में, हम इतना ज्यादा देखिए जैसे जैसे चीज आगे आते जाएगा आपको उससे हम रिलेट करते जाएंगे। देखिए हम कोई भी चीज पढ़ाएंगे ना, आपको ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक ले लिए उसको हम पढ़ाएं, आपको रिलेट करके पढ़ाएंगे सारा चीज एक दूसरे को। और देखिए इतिहास क्या है? इतिहास एक से दूसरा कड़ी जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज एक के साथ है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और पढ़ने का तरीका यही है, आप एक दूसरे चीज को जोड़ के पढ़िए, आप कभी नहीं भूलिएगा। जब आप बाल गंगाधर तिलक को पढ़ लीजिएगा, बंगाल आप हम लोग पढ़ते ना नरम दल है, गरम दल है, क्रांतिकारी, तो ये लोग आया कहां से? ये विचारधारा कहां से उत्पन्न हुआ? तो ये इसका पृष्ठभूमि यहीं से तैयार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो लोकमान्य तिलक का उपाधि इसको प्रदान कर दिया गया। चलिए अब आगे चलिए हम लोग। अब अभी आपको क्या बोले थे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो या वहां पे महाराष्ट्र के जो भी लोग थे इसका क्या समर्थन में उतर गए। जब ये जेल से बाहर आके निकले तो लोग में एक अलग लहर हुई और ये एक नेता के रूप में सबको इसको मानने लगा और एक अलग विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने लगा, जिस विचारधारा को हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं? गरम दल कहते हैं। और गरम दल में जैसे आपको अरविंद घोष आ गए, उसके बाद लाला लाजपत राय आ गए, बिपिन चंद्र पाल आ गए, आपका बाल गंगाधर तिलक। और नरम दल में फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानाडे, ये लोग क्या नरम दल के थे। और आपको पहले बोले थे 1885 में जब पहली बार गोपाल कृष्ण गोखले से बाल गंगाधर तिलक मिले थे, दोनों का विचारधारा मिलता था। बाद में 1889-90 में जाकर के दोनों में क्या हो गया? फुट पड़ गया। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता लोग अगले का अपना गुट बना लिए, जिस गुट को हम लोग क्या नरम दल कहते हैं। तो दो गुट में बढ़ गया। देखिए फिर क्या होता है, 1905 में बंगाल विभाजन होता है। कल भी इसके बारे में आप लोग को हम बताए थे। बंगाल विभाजन, देखिए बंगाल विभाजन एक बहुत बड़ा एक मतलब एक दिशा दिया, एक दो तरफ का एक जो होता है ना धारा को चेंज कर दिया। तो बंगाल विभाजन को आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ और बंगाल विभाजन से पहले आपको बोले थे 1998 में बाल गंगाधर तिलक जेल से छूटकर आ गए थे और एक अलग गुट बन गया था जो चाहते थे कि हम लोग अनुनय विनय नहीं करें, क्षमा याचना नहीं करें, जाके प्रार्थना नहीं करें कि अंग्रेज से जो भी हो हम लड़। गरम दल मतलब हम क्या करेंगे? विरोध करेंगे। ऐसा नहीं गोलीबारी नहीं करेंगे, विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे, हड़ताल करेंगे और उसके बाद हमारा जो भी अधिकार है हमको दिया जाएगा। तो 1905 में जो है नरम दल वाले, कांग्रेस वाले का मानना था कि नहीं, हम लोग जो विरोध करेंगे, बंगाल का जो विभाजन किया था, हम लोग जो विरोध करेंगे सिर्फ बंगाल तक ही करेंगे, हम लोग पूरा भारत में नहीं करेंगे। ये नरम दल फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानाडे, ये लोग का मानना था कि यहाँ पे जो विरोध करेंगे हम लोग कहाँ करेंगे? सिर्फ बंगाल में करेंगे, पूरे भारत में नहीं करेंगे। मगर एक जो गुट था आपका, जो गुट का निर्माण होता है 1898 के बाद बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, उस गुट का मानना था कि नहीं, हम लोग जो विरोध करेंगे पूरा इंडिया, पूरा भारत, मतलब पूरा भारतीय, पूरा भारत में इस चीज का विरोध किया जाए, स्वदेशी का प्रचार किया जाए, विदेशी का क्या किया जाए? विरोध किया जाए, बहिष्कार आंदोलन किया जाए। तो ये सारा आंदोलन प्रारंभ होता है और 1905 में। और ये देखिए बंगाल विभाजन के बारे में कल भी बोले थे क्यों हुआ था, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ये अगर इतना यहाँ पे राष्ट्रवादी क्रांतिकारी विचारधारा बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, आप अनुशीलन समिति के बारे में पढ़ते होइएगा, उस टाइम ये यहाँ पे बहुत सारा कांड हुआ था। ठीक है, यहाँ पे अलीपुर कांड भी हो गया था, बर्रा डकैती बहुत सारा हुआ था। तो ये नहीं चाहते थे कहीं से भी कि ये वाला एरिया जो है अगर एक साथ रहेगा तो बहुत बड़ा एरिया होगा और हम लोग को क्या होगा, यहाँ का चीजों को संभालने में मुश्किल होगा। इसी वजह से बंगाल को दो भाग में बांट दिया और अपना एक्सक्यूज क्या दिया कि ये जो है बंगाल प्रांत इतना बड़ा प्रांत है जिसका प्रशासन चलाने में हम लोग को थोड़ा सा दुश्वारी आता है, नहीं चला पाते। इसी वजह से बंगाल को दो भागों में बांट करके इसका प्रशासन के लिहाज से बोला कि प्रशासन में असुविधा होने के कारण हम लोग बंगाल को विभाजन कर दिए। ये अंग्रेज का मानना था, बट ऐसा नहीं था। उन लोग का मानना कुछ और था। उन लोग समझ गए थे बात कि अगर एक साथ रहेगा तो इन लोग का जो क्रांतिकारी विचारधारा है, इन लोग का जो राष्ट्रवादी जो राष्ट्रीयता आगे बढ़ के आ रहा है, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ से बहुत जल्दी निकल जाना पड़ेगा। ये लॉर्ड कर्जन का दिमाग का उपज था, समझे? ये समझ गए। तो स्वदेशी आंदोलन एक बहुत बड़ा विभाजन का काम किया। तो स्वदेशी आंदोलन के बाद 1905 में दो दर अलग अलग मानना हो गया। विचारधारा गरम दल का कुछ और था और नरम दल का कुछ और था। तो गरम दल विचारधारा में कौन आ गए? अरविंद घोष आ गए,
बिपिन चंद्रपाल आ गए, आपका बाल गंगाधर तिलक आ गए। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कहेगा कि कब दिया गया था, क्या कहिएगा, 1998 में। कितने साल की सजा हुआ था, राजद्रोह का सजा पहली बार हुआ था 18 महीने का। चलिए यहां तक बात समझ गए। देखिए अब देखिए जल्दी जल्दी लेके जा रहे हैं तो थोड़ा सा समझते चलिएगा। उसके बाद 1906 में अधिवेशन होता है। 1906 के अधिवेशन में देखिए 1905 के बाद कांग्रेस में मतलब जो भी नरम दल वाले थे वो समझ गए थे कि अब जो है गरम दल वाले का क्या होता है, प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और 1905 से 1919 के युग को भी कहा जाता है कि ये किसका युग था, गरम दल वाले का था। ठीक है, तो 1906 में जो अधिवेशन होता है, कलकत्ता का अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में आपको पता होना चाहिए, उस अधिवेशन में किसको रखा जाता है, अपना दादा भाई नौरोजी जी को अध्यक्ष बनाया जाता है। और जितने भी नरम दल मतलब गरम दल वाले थे वो चाह रहे थे कि इसका अध्यक्षता किसके हाथ में हो, बाल गंगाधर तिलक, यानी अध्यक्ष बनते बनते रह गए थे। ये लोग चाह रहे थे कि अगर बाल गंगाधर तिलक के हाथ में अध्यक्षता दे देंगे तो हम लोग का जो स्वदेशी आंदोलन है, बहिष्कार आंदोलन है, पूर्ण रूप से पूरा भारत में फैलेगा और बहुत बढ़िया से होगा, जिससे अंग्रेज को हम लोग क्या कर देंगे, हरा देंगे और हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग जो भी चाह रहे हैं वो चीज हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं, नरम दल वाले ये करने नहीं दिए। और आपको दादा भाई नौरोजी के बारे में जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं, और उसको क्या कर दिए, अध्यक्ष के कुर्सी में बैठा दिए कि अगर इसको बैठा देंगे तो कोई बहिष्कार नहीं करेगा। तो ये 1906 का कहानी है। फिर देखिए 1907 में क्या होता है, 1907 में भी यही होता है। 1907 में जब 1906 में बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने तो ये लोग जितने भी गरम दल वाले थे वो चाह रहे थे कि 1907 में हम लोग का फिर से बाल गंगाधर तिलक को क्या करेंगे। और वहां पे 1907 में आपको पता होना चाहिए, 1907 में जो है अध्यक्षता होने वाला था कहां पे, महाराष्ट्र में, मगर उसको कहां कर दिया, उसको कर दिया सूरत में। देखिए हुआ क्या, ये लोग बहुत नरम दल वाले कहीं से भी नहीं चाहते थे कि हम लोग जो है गरम दल वाले को अपना अध्यक्ष बना दे। अगर गरम दल वाले अध्यक्ष बन जाएंगे तो वो अपने विचारधारा के हिसाब से पूरे इंडिया में क्या करेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, स्वदेशी को आगे बढ़ाएंगे, बहिष्कार को आगे बढ़ाएंगे। और गरम दल वाले का कहीं से, नरम दल वाले का कहीं से भी ये चीज नहीं चाहते थे। वो अंग्रेज के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे, जाना चाहते थे, क्षमा याचना पे विश्वास करते थे, प्रार्थना पे विश्वास करते थे, याचिका पे विश्वास करते थे। वो आंदोलन नहीं चाहते थे, बहिष्कार नहीं चाहते थे। ये बस यही दोनों में अंतर है। फिर क्रांतिकारी विचारधारा आएंगे तो वो फिर दूसरा है। क्रांतिकारी विचारधारा जो है वो मर्डर उडर पे विश्वास करते थे कि नहीं, मार के अगर आंदोलन करके नहीं मिलता है तो मर्डर कर देंगे। मगर गरम दल वाले मर्डर नहीं चाहते थे। गरम दल वाले चाहते थे कि हम बहिष्कार करें, विरोध करें, हम जुलूस निकालें, हम हड़ताल करें, ये चीज करना पर विश्वास करते थे गरम दल वाले। अब देखिए क्या होता है, 1907 में अधिवेशन होता है। ये अधिवेशन होने वाला था कहां पे, ये अधिवेशन होने वाला था महाराष्ट्र में। और ये मगर ये अधिवेशन होता कहां पे है, सूरत में होता है। देखिए वो होता क्या है, जो कांग्रेस का जो एक कांग्रेस, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कांग्रेस, ये आपका जो कांग्रेस है, कांग्रेस हर संगठन का एक क्या होता है, एक ये आपका प्रोटोकॉल होता है कि ये इसमें हो। तो कांग्रेस का जो ये था, कांग्रेस का जो अपना मैनिफेस्टो, इसमें ये लिखा हुआ था कि अगर कांग्रेस का कहीं पे अध्यक्षता होगा, मतलब कहीं पे अधिवेशन होगा, तो उस अधिवेशन में वहां का लोकल नेता नहीं होगा, कहीं दूसरे जगह का नेता होगा। और बाल गंगाधर जो तिलक थे वो कहाँ पे, वो सूरत एरिया के थे। ठीक है, अब सूरत एरिया के होगा और सूरत में अगर अधिवेशन किया जाएगा तो वो वहां पे होंगे अध्यक्ष, नहीं होंगे। कोई विरोध करेगा, नहीं करेगा। इसी वजह से महाराष्ट्र में होने वाला था। अगर महाराष्ट्र में अधिवेशन होता तो स्वाभाविक है बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष होते, और जब बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष होते तो अपने तरीके से स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन को आगे बढ़ाते। मगर नरम दल वाले क्या किए, महाराष्ट्र से हटा करके कहां कर दिए, सूरत में कर दिए। और सूरत में क्यों किए थे कि अगर ये एरिया किसके एरिया में आता था, बाल गंगाधर तिलक के एरिया में आता था। और कांग्रेस का मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि जहां पे अध्यक्ष होगा, मतलब अधिवेशन होगा, वहां का लोकल नेता अध्यक्षता नहीं करेगा। और ये 1907 में रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में वहां पे अधिवेशन होता है, सूरत में अधिवेशन। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस जो है दो धड़ में बढ़ जाता है। कौन कौन दल हो जाता है, नरम दल और गरम दल। ठीक है, यहां तक बात समझ गए। नरम दल और गरम दल दो धारा में बढ़ गया। और उसके बाद आइए 1908 में, जब उसका अध्यक्ष बनाया नहीं दिया गया, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन को, अब क्योंकि सारा बागडोर किसके हाथ में था, कांग्रेस के हाथ में था। कांग्रेस का नेता नहीं चाहते थे पूरा इंडिया में क्या करने, आंदोलन करने के लिए। तो इसी वजह से क्या हो गया, जितने भी गरम दल के नेता थे, सारे गरम दल के नेता को क्या कर दिया गया, अंग्रेज सरकार द्वारा उसको दबा दिया गया। किसी को जेल भेज दिया गया, किसी को कहीं कहीं और चले गए, किसी को पकड़ा चला गया, किसी को नजरबंद कर दिया गया। और इसी प्रक्रम में हमारे बाल गंगाधर तिलक को क्या कर दिया, 6 साल के लिए 1908 में क्या कर देते हैं, जेल भेज देते हैं। कहां पे, मांडले जेल। ठीक है, 1908 में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन पूर्णतः समाप्त हो जाता है। सारे जितने भी गरम दल के नेता थे सारे को छिन्न भिन्न कर दिए। और नरम दल के नेता को आश्वासन दिया अंग्रेज सरकार कि आपके लिए 1909 में हम जो है अधिनियम, मतलब हम जो है सुधार अधिनियम लेके आ रहे हैं, जिसको हम लोग मार्लो मिंटो सुधार कहते हैं। मार्लो मिंटो सुधार कहते हैं ना, तो वही। तो ये लोग भी विश्वास किए कि चलिए ठीक है, क्योंकि लोग क्षमा याचना पे विश्वास करते थे। क्षमा याचना कि हम लोग प्रार्थना करेंगे, लेटर लिखेंगे, देंगे। तो अंग्रेज से बैठे, वो कभी सुनने वाले थे क्या,
वो अंत तक हम लोग का शोषण किया है। तो वो कभी ये लोग भड़म में थे, इसी वजह से बाल गंगाधर तिलक हमेशा विरोध करते थे। किसका? नरम दल वाले का, कि आप लोग समझिए ये आपका कभी क्षमा याचना को नहीं मांगने वाला। इसी वजह से बाल गंगाधर तिलक बोलते भी कि क्षमा याचना करने वाली क्या है? समिति है कांग्रेस। ठीक है, ये अनुनय विनय करने वाली कमेटी है कांग्रेस। कांग्रेस को देख नहीं पाते थे, बाल गंगाधर तिलक का ये मानना था। तो बाल गंगाधर तिलक को 1908 में मांडले जेल 6 साल के लिए जेल हो जाता है। और वहीं पे रह करके जो है हमारे बाल गंगाधर तिलक एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम रहता है गीता रस। देखिए बाल गंगाधर तिलक अभी दो पत्रिका आपको पहले पढ़ाए थे, एक किताब गीता रस लिखा है और एक किताब इन्होंने लिखा था आर्कटिक होम इन द वेदास। आर्कटिक होम इन द वेदास, देखिए आर्कटिक होम यहाँ पे आपको लिख देते हैं, आर्कटिक होम, आर्कटिक होम इन द वेदास। देखिए ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं, आपका बाल गंगाधर तिलक का मानना था, हम लोग पढ़ते हैं ना कि आर्य लोग आए, मध्य एशिया से आए। कोई बोलते हैं कि वो जो है मैक्स मुलर, बहुत आदमी बोलता है कि कोई मध्य एशिया से आए, कोई बोले कहीं और से आए, कोई बोले कि भारतीय ही थे। ठीक है, अलग अलग थे। तो बाल गंगाधर तिलक का मानना था जो कि जो अब ये जो लोग आए थे, ठीक है, ये कहाँ से आए थे? ये ध्रुवीय क्षेत्र से आए हैं। ठीक है, आर्कटिक ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो ये आर्कटिक उत्तरी ध्रुव को कहा जाता है। तो इसी पे एक किताब लिखे थे आर्कटिक होम इन द वेदास की, जो है ये लोग जो भी, तो ये लोग जो थे वो कहां से आए थे? ध्रुवीय क्षेत्र से आए थे। तो दो किताब इसका, और एक इसका किताब एगो बाल गंगाधर तिलक का आता है। ये ज्योतिष पे विश्वास बहुत करते थे। ठीक है, ज्योतिषी बहुत ज्यादा जानते थे। ठीक है, तो इसने एक और एक किताब लिखा था, एक औरज्ञ करके एक वो किताब लिखे थे, देख लीजिएगा आप लोग, इसी तरह से नाम है औरज्ञ या औरज्ञ, ऐसे ही नाम है, देख लीजिएगा। ये 3 किताब इसका फेमस है। 2 पत्रिका याद रखिएगा, मराठा केसरी, ठीक है, और 3 किताब आर्कटिक होम इन द वेदास और गीता रस। गीता रस मांडले जेल में ही लिखा था। ठीक है, ये गीता का अनुवाद किए थे। ठीक है ना, ये हो गया। और आपका चलिए आगे चलते हैं, ये 2 किताब के बारे में आपको हम बता ही दिया है। अब आइए ऑल इंडिया 1908 में, अब तो उसको जेल भेज दिया गया। सारे नरम दल का नेता इधर उधर, सॉरी गरम दल के नेता इधर उधर। नरम दल का नेता अपना विश्वास करके थे कि 1909 में क्या होगा? सुधार अधिनियम आएगा, मार्लो मिंटो सुधार आएगा। मगर मार्लो मिंटो सुधार आया, उससे क्या हो गया? जो भी नरम दल के नेता थे उसका भी उसमें संतुष्टि मिला नहीं, उसके साथ जो वादा किया गया था उसका वादा पूरा नहीं किया गया था। देखिए ये सब चीज अगर आपको 1909 का अधिनियम पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। आएंगे कोई ऐसा टॉपिक होगा 1909 का अधिनियम लेके आएंगे कि अंग्रेज जो है क्या क्या जो है उसका वादा किया था और क्या क्या नरम दल को मिला और क्या क्या नहीं मिला। इसी वजह से आगे में देखिएगा आपको नहीं मिलने की वजह से। और देखिए बीच में 1906 में आपका मुस्लिम लीग का भी स्थापना हो जाता है और मुस्लिम लीग को भी बहुत बड़ा सपना दिखाया था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को क्या बनाएंगे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे। उसको विश्वविद्यालय का दर्जा भी नहीं मिला और नरम दल के साथ 1909 के अधिनियम में उसके साथ जो वादा किया गया था वो भी नहीं मिला। और बाद में 1914 में 8 साल का जब सजा हुआ था ना बाल गंगाधर तिलक को, तो 1906 में जब ये 14 में जब छूट करके आए और छूट करके आने के बाद इधर 1909 के अधिनियम से नरम दल वाले परेशान थे, मुस्लिम लीग भी परेशान थे। किसको बोले के कि ये विश्वविद्यालय को जो है, विश्वविद्यालय अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को जो है विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया गया। उस टाइम वर्ल्ड वार भी शुरू हो गया था, बाल्कन में युद्ध चल रहा था तुर्की को लेके, क्योंकि तुर्की में इस्लामिक लोग रहते थे और वहां पे खलीफा का भी लफड़ा चल रहा था। तो उससे भी जो है क्या मुस्लिम लीग क्या थे, खफा थे। मुस्लिम लीग का अलग मुद्दा था, उसके बाद कांग्रेस का अलग मुद्दा था। 1909 के अधिनियम में उसको भी नहीं खुश कर दिया गया था और तभी ये रिहा करके आ गए। कौन? बाल गंगाधर तिलक। कब? 1914 में। और 1914 में जैसे रिहा करके आए, सबका मुद्दा देखा कि अच्छा सब कोई अंग्रेज से क्या है, नाराज है। तो 1916 में ही आपको पता होना चाहिए सूरत अधिवेशन होता है और सूरत अधिवेशन में मुस्लिम लीग का, किसका? मुस्लिम लीग का, कांग्रेस का, नरम दल का और गलम दल का क्या होता है, समझौता है, पुनर्मिलन होता है। और उससे पहले ही ये तो आपको हम बता दिए अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 का अधिवेशन का कहानी कि ये हुआ क्या था कि उस टाइम वर्ल्ड वार शुरू हुआ तुर्की के साथ, मुस्लिम का क्या लगाव था खलीफा पद के लिए, बाल्कन युद्ध में, उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर, और नरम दल का 1909 का अधिवेशन को लेकर के उसके साथ जो वादा किया गया था। बाल कृष्ण ये जो गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, उसको संतुष्ट नहीं था, फिरोज शाह मेहता संतुष्ट नहीं थे, तो यहां से लेकर वो लोग नाराज थे। अब ये जब आए यहाँ पे तब तक एक लेडी का पर्दार्पण हो जाता है। कहां से ये लेडी आ जाती है? कहां से आती है? ये आयरलैंड से आती है। ठीक है, इसको महात्मा गांधी जी इसको क्या कहते हैं? बसंती देवी। ठीक है, बसंती देवी के नाम से इसको बसंती देवी उपनाम दिया गया था। और ये जो है ये जो होम रूल के जो है पूरी समर्थक थे, आयरलैंड की लेडी थी। और इसके साथ मिलकर के 28 अप्रैल को जो है बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग का स्थापना करता है। होम रूल लीग का मतलब यह होता है स्वशासन, यानी हमारा खुद का शासन हमको खुद करने दो।
हम आपको करने नहीं देंगे, हमारा शासन है ना, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक का नारा ही था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी स्वराज स्वतंत्रता जो है जन्म से है, आज से नहीं। जब पैदा लोग लेता है, जब मनुष्य पैदा लेता है, तब से ही उसको स्वराज का अधिकार दिया गया है। स्वराज ऐसा पैदा होने के बाद नहीं। रूसों के स्वतंत्रता के समर्थक थे, रूसों भी स्वतंत्रता को प्राकृतिक स्वतंत्रता मानते हैं, ठीक है। तो यही है, तो ये आए तो इसके साथ मिलकर के 28 अप्रैल को एक क्या हो गया, एक जो है होम रूल लीग का स्थापना होता है 28 अप्रैल, और इसका कार्य क्षेत्र कहां पे रहता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार, ठीक है, मध्य प्रदेश, ये वाला एरिया में जो है इसका कार्य क्षेत्र रहता है बाल गंगाधर तिलक का, और एनिबेशन शेष भारत का एनिबेशन का रहता है, ठीक है। फिर 1917 में मांटू की घोषणा आता है। मांटू की घोषणा में एनिबेशन को लगता है कि अंग्रेज जो वादा किया है, क्योंकि अब अंग्रेज बोला कि ठीक है आपको जो है कर्मिक रूप से अचानक अभी आप उस लायक नहीं है, स्वशासन चलाने लायक नहीं है, आप लोग थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, आपको जो अचानक अगर दे देंगे तो सब गड़बड़ा दीजिएगा, आप लोग को अनुभव नहीं है, तो आप लोग को धीरे 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 सत्ता में हस्तक्षेप करने का मौका दिया जाएगा। और इस चीज पर विश्वास करके कौन हो, ये जो है कौन, ये आपकी एनिबेशन क्या तैयार हो गई और ये आंदोलन से पीछे हट गई। और बाल गंगाधर तिलक ये लोग सक्रिय ही रहे, क्योंकि इस बीच में आपको बताए थे रोलेट एक्ट का घटना, रोलेट एक्ट का घटना आकर के इसके साथ क्या, यहाँ भारतीयों के साथ कितना अत्याचार किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, ठीक है। तो ये सारा, और इसने जो है ये एनिबेशन ने यही रोलेट एक्ट सत्याग्रह का रूपरेखा को लेकर के, ये एनिबेशन जो है महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा बोला था कि अभी महात्मा गांधी क्या है, राजनीतिक बच्चा है, राजनीति का कोई सोच समझ नहीं। देखिए ये सब ऑनलाइन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है राजनीतिक बच्चा गांधी जी को किसने कहा, तो यही एनिबेशन ने कहा था, ठीक है। तब चलिए यहाँ तक बात हो गया है। अब देखिए रोलेट एक्ट का भी बात आपको बता दिए थे, रोलेट एक्ट में कैसा परेशान किया गया था, मेरा इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब में जाकर के आपको रोलेट एक्ट के बारे में सारा चीज बता चुके हैं, अभी कुछ नहीं बताएंगे। उसके बाद जो है जब रोलेट एक्ट आ गया, वहां पे लोग के साथ परेशानी किया गया, तो जब विफल हो गया उसके बाद असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ होता है, सुनिए। देखिए यहाँ पे अभी आप लोग को बहुत कुछ नहीं दिखाया है, थोड़ा सा आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन का कहानी देख लीजिए, अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में दोनों का पुनर्मिलन कौन करवाया था, एनिबेशन। एनिबेशन के बारे में बोले दिए बसंती देवी, कौन दिया था उपाधि, इसका नाम गांधी जी। और भारतीय लोग इसको क्या कहते थे, बसंती माँ कह करके पुकारते थे, किसको, एनिबेशन को। एनिबेशन कहाँ की थी, आयरलैंड की थी। पहले कांग्रेस की क्या थी, पहली कांग्रेस की अध्यक्ष थी ये लड़की, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में ये अपना एनिबेशन, ठीक है। आप देख सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना है, बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, और ये सारा चीज चलता रहा। और 1919 में जब रोलेट एक्ट आया और इसके विफल होने की वजह से फिर क्या होता है, 1920 में गांधी जी ने एक निश्चय किया कि 1 साल में हमको स्वराज लेना है और एक आंदोलन छेड़ेंगे, और वो पूरा भारत में होगा। और 1919 से लेकर 1945 तक का जो युग रहता है वो गांधी जी का युग के रूप में माना जाता है। 1905 से लेकर 1919 के युग को कौन सा युग बोले थे आपको, गरम दल वाला, ठीक है। और 1885 से लेकर 1905 तक का कौन सा युग हो गया आपका, नरम दल वाला, यानी फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले वाला, ठीक है। तो ये 3 युग में बांट दीजिए पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को। 1885 से 1905 नरम दल, 1905 से लेकर 1919 तक गरम दल, और 1919 से लेकर 1945 तक गांधी जी का युग। तो गांधी का युग जो आया, गांधी का युग में 1920 में पहला बार जो है पूरा भारत में एक जो है पूर्ण रूप से एक आंदोलन छेड़ा गया, जिसका नाम असहयोग आंदोलन 1 अगस्त। तो जिस दिन 1 अगस्त को हम लोग आंदोलन प्रारंभ करने वाले थे, तो उससे पहले ये जो आंदोलन प्रारंभ करने वाले थे, उससे पहले बाल गंगाधर तिलक से गांधी जी पूछे थे, और गांधी ये बाल गंगाधर तिलक अपना सहमति भी दिए थे कि नहीं ये आंदोलन होना चाहिए। मगर देखिए भगवान को क्या, भगवान जो चाहते हैं, क्या चाहते हैं नहीं पता है, बट भगवान अब इसके बारे में क्या कहें। 1 तारीख को बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो जाता है, 1 अगस्त को, मतलब अब आंदोलन प्रारंभ होने से पहले। और गांधी जी बहुत क्षुब्ध हो जाते हैं, और क्षुब्ध होकर के बोलते हैं कि हमारा एक आंख चला गया, हमारा सहारा चला गया। कि गांधी जी अपने भावुक होकर के इस शब्द को बोले कि गए तो बहुत सारे, गोपाल कृष्ण गोखले चले गए, फिरोज शाह मेहता चले गए, बहुत सारे नेता चले गए, मगर जब ये अपना बाल गंगाधर तिलक गए तो ये अकेले नहीं गए, इसके साथ सब कुछ लेके चले गए। और इसी वजह से गांधी जी बोलते हैं कि आधुनिक भारत का निर्माता जो है किसको कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। और नेहरू जी बाल गंगाधर तिलक को क्या कहते हैं, ये जो है ये क्रांतिकारी के अग्रदूत के रूप में, भारतीय क्रांतिकारी का अग्रदूत किसको कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। अगर आपको कोई कहेगा कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांतिकारी का अग्रदूत किसने कहा था, तो नेहरू जी ने कहे थे। और कहेगा कि आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था, तो किसने, ये अपना
महात्मा गांधी जी ने कहते हैं। तो ये आपका पूरा असहयोग आंदोलन तक 1920 तक का घटना हुआ किसका, बाल गंगाधर तिलक का। तो थोड़ा मोड़ा जितना भी सारा चीज बताए हैं स्किप नहीं कीजिएगा, हर शब्द मेरा बोला हुआ एग्जाम में पूछा गया है। ये जितना भी जो भी हम बोले हैं सारा ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक भी शब्द हम जो नहीं बोले और यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना होगा, ऐसा हो नहीं सकता। आप यूपीएससी बीपीएससी कोई भी एग्जाम का उठा के देख लीजिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। बहुत बार लाठी कलप का पूछ लेता है, अखाड़ा का पूछ लेता है, आप लोग नहीं मार पाते होइएगा। बहुत बार जो है जो अभी आपको बोले बसंती के बारे में, इसके बारे में नहीं जानते हैं। गांधी जी जो है इस बाल गंगाधर तिलक का विचारधारा और गांधी जी का विचारधारा नहीं मिलता है, इसके बारे में बहुत बार पूछ लेता है। तो ये भी आप लोग तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अच्छा से देखिए, खाली क्वेश्चन लगाने से नहीं होगा, एक बार अच्छा से उसका संपूर्ण तरीके से चीजों को समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन मारते रहिए, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन हो गया। असहयोग आंदोलन के बाद देखिए ये जो आपका देख रहे हैं बाल गंगाधर तिलक का 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो जाता है। देखिए इतना बड़ा पर्सनालिटी, इतना बड़ा व्यक्तित्व के बारे में हम एक 20 मिनट में 30 मिनट में क्या बता सकते हैं आपको। एग्जाम के दृष्टिकोण से जो चीज अच्छा है, मतलब जो चीज पूछा जाता है वही चीज हम रखने का प्रयास किए हैं। नहीं तो इतना बड़ा व्यक्तित्व के बारे में अगर 5 दिन भी बोला जाए तो बहुत कम है, जिसने अपना जिंदगी राष्ट्र के नाम कर दिया, जिनने अपना जिंदगी दे दिया, कई बार जेल गए। हम लोग तो एक दिन अपना राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर आप लोग में से किसी को कहा दिया जाए कि फलाना चीज अपना देश के लिए कीजिए तो भाग जाइएगा। तो ये चीज है। तो फिर अंत पे ये देखिए उसका जो अंतिम संस्कार के समय का फोटो है। और हाँ, बहुत बार पूछता है कि उसका जो है सबको कंधा किसने किसने दिया था, तो सैफुद्दीन किचलू दिया था। और आपका सैफुद्दीन किचलू महात्मा गांधी, ठीक है, और शौकत अली ने दिया था उसका सबको कंधा। तो याद रखिएगा ये चीज कि बाल गंगाधर तिलक के सबको कंधा सैफुद्दीन किचलू, उसके बाद महात्मा गांधी, और अभी जो बोले हैं वो थे। ठीक है ना। तो ये आपको मोहम्मद अली थे, सॉरी शौकत अली थे, मोहम्मद अली नहीं शौकत अली थे। ठीक है, अब आइए आगे। ठीक है, तिलक स्वराज फंड। अब देखिए जब महात्मा गांधी का बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो जाता है 1 अगस्त 1920 को, उसके बाद उसी के पुण्यतिथि पर 1 अगस्त 1921 को एक फंड का स्थापना किया, जैसे इसको हम लोग क्या कहते हैं, तिलक स्वराज कोष, तिलक स्वराज फंड भी कहते हैं, जिसका उद्देश्य था कि 1 साल में 1 करोड़ रुपया जमा करना है। और इस 1 करोड़ में से 7.5 करोड़ बिहार से अकेले जमा हुआ था, सॉरी 7.5 लाख। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है एग्जाम में कि बिहार से तिलक स्वराज फंड के लिए कितना रुपया जमा किया गया था, तो क्या कहिएगा 7.5 लाख रुपया। ठीक है, और ये कितना रुपया जमा करने का, 1 करोड़ की बात कहा था, 1 करोड़ जमा करना है और राष्ट्र हित में लगाना है। और इसी पुण्य तिथि पर, इसी 1 अगस्त 1920 का जो घटना है, इसी पुण्यतिथि पर हर बार 1983 से आपका तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, जो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। इससे पहले किसी इंदिरा गांधी को भी मिल गया है, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत सारे, शंकर दयाल शर्मा, इन लोग सारे को ये पुरस्कार मिला हुआ है, तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, तो इस बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था। टॉपिक आया, सोचे कि इसके बारे में बताने का बहुत कम समय मिलता है और बहुत सारे लोग इसकी हकीकत को नहीं जान पाते हैं कि बाल गंगाधर तिलक समाज के लिए, अपने देश के लिए कितना कुर्बानी दी है, समाज में कितना अपना बलिदान दिए, अपना योगदान है। आज समाज में महाराष्ट्र वाले एरिया में अगर वहाँ पे राष्ट्रवाद का अगर भावना देखते हैं तो बाल गंगाधर तिलक को अगर वहां से अगर साइड कर दिया जाए तो वहां पे कुछ बचेगा ही नहीं। बाल गंगाधर तिलक का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और स्वदेशी आंदोलन से लेकर के होम रूल आंदोलन तक। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से चीजों को समझिएगा, पढ़िएगा, और जहां पे अगर कोई आपको लगे कि कोई बात शब्द गलत बोला गया है, देखिए, क्योंकि देखिए लिख करके तो लाते नहीं है, लिखा हुआ तो चीज है नहीं। जहां तक जितना हो सकता है अपने जो जानते हैं उसको बताने का प्रयास करते हैं। अगर कोई गलती हो जाए या ऐसा कोई बात हो तो कमेंट करके उसमें जरूर बताइएगा। ठीक है, हम भी सुधारने का प्रयास करेंगे और आप लोग भी अपना देखिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप लोग मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।